नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव। इस वक्त हम आपके सामने हाजिर खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर हमारी इस सीरीज़ को आप पसंद फरमा रहे हैं। साथ साथ नए नए मेहमानों से से हम रूबरू हो रहे हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीज़ें आपने देखी इस प्रोग्राम में। हर एक डिफरेंट सेक्टर को हम जी हाँ डिस्कस कर रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि नौजवान आजकल के दौर में जो है वो शाना बशाना सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और रोज़गार के वसाइल भी खड़े कर रहे हैं। आज जो आप शख्स मेरे साथ देख रहे हैं ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक यूथ आइकन है, एक मैं कहूँगा कि वॉइस है, ख़ास तौर पे आजकल के नौजवानों को लेकर। एक जानिब देखे तो सियासी कारकुन भी है, दूसरी साइड से अगर देखें तो बाय प्रोफेशन ही इज़ इंजीनियर ऑल्सो। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी है। तो कह सकते हैं कई और चीज़ें, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि डीडीसी मेंबर भी है श्रीनगर को लेकर। इन बिटवीन इंजीनियर एजाज हुसैन साहब हमारे साथ, आपका वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब से आज हम जी हाँ रूबरू होंगे, इनसे बात करेंगे, इनके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। आप लाइव हमारे साथ इस वक्त एजाज भाई है। सबसे पहले बताइए अपने बचपन को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा सा, घर का माहौल और बचपन में चाहत क्या थी बनने की? देखिए, बचपन में तो जब सब कोई बोलता है कि भाई बनना क्या, या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, तो हमारा भी वही शौक था कि भाई या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। और हमारी स्कूलिंग जो अगर देखोगे वो लोकल स्कूल में हुई है। इमामिया पब्लिक स्कूल बालामा से मैंने फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने वैली मॉडल स्कूल है हमारे पामपोर में, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद में अलीगढ़ जो हमारे मिंटो सर्कल है, मदीनतुल उलूम सेमिनरी एक स्कूल है वहाँ पे मैंने फिर 10th की अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं वापस आया, यहाँ CPM हमाम्बल स्कूल है यहाँ खानियार में जी। तो वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की और 12th करके मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया भारत यूनिवर्सिटी चेन्नई में। और जब मैंने वहाँ पे अपनी कॉलेज की शुरुआत की तो उसमें मुझे कई सारी स्टेट्स के दोस्त मिले, कई सारे राज्यों के दोस्त मिले। तो कई सोशल वर्क, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होना या फिर कॉलेज की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और पता नहीं चला कि हम लोग कैसे पॉलिटिकल पार्टी में फिर हमारी एंट्री हो तो गई। हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। चलिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में हमने जान लिया आखिरकार किस तरीके से शुरुआत हुई और किस तरीके से ये आगे बढ़े। अच्छा एजाज भाई, घर का माहौल जो था उसमें कहीं ना कहीं स्पार्क सियासत की थी, ये खाली एजाज भाई को बिल्कुल, मतलब अगर हमारे घर परिवार में आप देखोगे, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो पॉलिटिकल जमात से वाबस्ता रहे हैं, कांग्रेस से। और लेकिन हमारे जो फादर साहब थे वो एज क्लर्क काम कर रहे थे। पहले तो एज ड्राइवर काम किया उन्होंने, उसके बाद उसकी नौकरी लगी तो एज क्लर्क वो काम करते गए। घर में उतने सारे साधन भी नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से हमने मतलब स्टार्ट किया, लेकिन हमारे दिल में ये था कि नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ खिदमत करना। और उसके बाद जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैंने यहाँ पे एक एजुकेशन मिरर करके एक मैगजीन भी स्टार्ट की थी कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन को कैसे हम लोग और प्रमोट करेंगे। क्या बात है। उसके साथ साथ एक काउंसलिंग सेल हमने स्टार्ट की यहाँ पे, डेवलप कश्मीर के नाम से। तो करीब हमारे कम से कम 1000-2000 बच्चे हर साल हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए या MBBS की पढ़ाई के लिए या उनकी कोचिंग के लिए हम लोग करते थे। ये तो मैं कह सकता हूँ कि सरप्राइज गिफ्ट है। यकीन मानिए आज तक हम इन्हें जानते हैं एज पॉलिटिकल लीडर या सोशल वर्कर, मगर मैं कहूँगा कि ये काउंसलिंग सेशंस एंड ये राइटिंग का शौक और साथ साथ जर्नलिज्म का शौक, ये मैगजीन का शौक, ये आज हमें पता चला। अच्छा, इन बिटवीन अगर देखा जाए तो ये सारी सेशंस तो आप कर ही रहे थे साथ साथ, मगर उसके बाद पूरा ख्याल कब आया कि अब पॉलिटिक्स में पूरी तरह उतर रहे हैं? जब 2006 में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं वापस छुट्टियों पे आया तो मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, कुछ ऐसे दोस्त मिले जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। चूंकि मेरे कुछ दोस्त थे बिहार से, यूपी से, वो भी कहीं ना कहीं ABVP से इन्वॉल्व थे, तो हमारे बीच में इंटरेक्शन होता था। और लेकिन जब मैं वापस श्रीनगर आया, मैंने कुछ 2-4-5 लोगों को देखा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे जी। तो मैं उनकी प्रेस नोट्स देखता था उस टाइम कि वो मुझे बताते थे, एजाज भाई आप प्रेस नोट हमें लिख के दीजिए। हाँ, तो हम प्रेस नोट उनके लिखते थे और हमें वो बोलते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करो, लेकिन मैं मानता नहीं था। मैं बोलता था भाई लोग, आप लोग 4 लोग हो, आप लोग क्या करोगे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जी। तो उसके बाद लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं उनके साथ बैठते गया तो मेरे दिल में भी शौक आया, नहीं भाई अगर हम लोग
यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यहाँ पे तो सेपरेटिज्म, टेररिज्म ऐसा एक माहौल है। नेशनलिज्म की कोई बात नहीं करने कर रहा है। तो नेशनलिस्टिक लोग थे यहाँ पे, लेकिन वो चुप थे, उनके अंदर ना मतलब वो चुप्पी साधी हुई थी। तो हमने सोचा कि नहीं भाई, एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है अगर हम लोग यहाँ पे अपने, क्योंकि देखो अपने इस्लाम भी बोलता है कि हुब्बुल वतनी, अपने देश के साथ मोहब्बत करना। और मैं जिस परिवार से हूँ और जिस इलाके से मैं हूँ, वहाँ पे हमेशा हुब्बुल वतनी की एक मिसाल दी जाती है, और वहाँ पे हमेशा लोग अपने देश के साथ रहे। तो मुझे देश में मतलब, और मुझे जो मौका मिला था अलीगढ़ में पढ़ने का, मैं वही जानना चाहता था, जो जो विजन लेकर आप आए थे, जो चीजें आपने वहां देखी, आप सोचा कि अमेंड करना चाहिए, वो भी खास तौर पे अपने वतन को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी का आपने सफर शुरू किया, हाथ जोड़ा, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़े। आपने डीडीसी भी ऐप है, इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी है, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक पॉलिटिकल लीडर है। मैं जानना चाहूंगा कि विजन कितना बड़ा है और क्या प्लान्स है लाइफ में। देखिए, हमने यही प्लान है, यही विजन है कि अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों की खिदमत करना। और कश्मीर जो पिछले 30 साल से एक आतंकवाद, अलगाववाद के लपेट में आया था, उसको कैसे हम लोग बाहर निकाले, यहाँ के युवाओं को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे दें, कैसे इनको और मोटिवेट करें कि अपने देश में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या बाकी फील्ड्स में आप जाने के लिए। और हमने उस कोशिश को हमेशा जारी रखा। और मुझे याद है, जब मैं पहली बारी भारतीय जनता पार्टी में, जब हम लोग प्रोग्राम करते थे, 2014 का चुनाव मुझे याद है, उस टाइम मुझे पब्लिसिटी इंचार्ज का काम दिया गया था। उस टाइम जितने बैनर्स थे, जितने झंडे थे, ये हमारा काम होता था कि हम लोग बैनर्स कैसे, डिफिकल्ट था बिल्कुल। मुझे याद है उस टाइम जो आम स्थानीय लोग थे ना, जो रेडिकलाइज लोग थे, वो आते थे, वो हमें गाली गलौज देते थे कि भाई आप लोग किन पार्टियों को यहाँ पे फिर प्रमोट कर रहे हो। लेकिन हमने अपना दिल छोटा नहीं किया, विजन ब्रॉडर रखा। हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश को आगे लेके जा सकती है। और देश का भी मोड़ हमने परखा था कि नहीं, आने वाले अगर 40-50 साल कोई यहाँ पे हुकूमत करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि जो वो फेक प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस ने यहाँ सरकारें की थी, उन्होंने करप्शन इतना किया था, कोई ऐसा अखबार नहीं होता था जहां हेडलाइन उनकी करप्शन को लेके नहीं होती थी। मैं जानना चाहूंगा कि करप्शन के मामलात और दूसरी जानिब आपका काम, आप भाई से देख डीडीसी भी श्रीनगर है, तो कितने अभी तक आपने काम किए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर, लोगों की जिसमें खास तौर पर भलाई हो, फायदा हो? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, खाली मैं डीडीसी तो अभी मैं हाल ही में हुआ, लेकिन उस बीच में मैं नेशनल वीपी भी रहा, युवा मोर्चा का, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक मुसलमान को उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक मौका दे दिया, और हमने कोशिश की कि अपने काम को कैसे हम लोग अंजाम दें। मुझे चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया और मैं दिन रात वहाँ पे काम किया। उसके बाद जब मुझे मेरे संगठन ने मेरा काम देखा, उसके बाद मुझे बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, और बंगाल में मैं एज इंचार्ज यूथ वहाँ काम किया 2016 से 20 तक। और आपने देखा बंगाल में जहाँ हमारी 2 सीटें होती थी, वहाँ पे 2 से बढ़ के 18 सीटें हो गई। और उसके बाद जो हमारी पंचायतें थी, जहाँ पे हमारी पंचायत में नॉमिनल एक रिप्रेजेंटेशन थी, वहाँ बढ़ के 35% से ज़्यादा हमने वहाँ पे काम किया। उसके साथ साथ हमने केरल में भी काम किया, त्रिपुरा में काम किया, कर्नाटक में काम किया, असम में काम किया। जिन राज्यों में मुझे मौका मिला काम करने के लिए, मैं गया वहाँ पे और अपने कश्मीरियों की बात रखी वहाँ पे, और कश्मीर को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, और सबको बताने की कोशिश की कि आप अलगाववाद, आतंकवाद जो देख रहे हो टीवीज पे, ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कश्मीर ही है, ये पूरा कश्मीर नहीं है। और आप पूरे कश्मीर को देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ के लोगों के साथ संवाद करिए। और मुझे उम्मीद है, मुझे मतलब ना एक अच्छा वातावरण भी मिला और वहां से सपोर्ट भी मिला। हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेकर बात करेंगे, उसके भी आप मेंबर है, तो कोई ऐसी पेशरफ्त आपकी तरफ से रही, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स रहे या कुछ ऐसा विजन आप लेकर गए जो एक्सेप्टेबल था, जिसमें लगा कि नहीं एटलीस्ट ये वर्थ है? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया को मुझे 2020 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कमेटी में मैं सेंट्रल कमेटी और एयर चार्टर का मैं चेयरमैन भी हूँ वहाँ पे, सब कमेटीज का। और हमने कोशिश की, देखिए आपने लास्ट टाइम भी देखा, लास्ट ईयर जो हज के रेट्स थे वो ज्यादा थे, इस बार थोड़े कम हुए। उसमें हमने बहुत सारी पहल की। और जो हज पॉलिसी है, अगर पूरे देश में आप देखोगे, जो कोटा डिवाइड हो जाता है, उसमें 2000 सीटें एक्स्ट्रा हो जाती है जम्मू कश्मीर के लिए। और साथ में जो शिया कम्युनिटी के लोग थे, वो पहले ये नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता था कि शिया कम्युनिटी के लोग भी हज पे जाते हैं, तो क्योंकि उनके जो रसूमात है वो थोड़े डिफरेंट है। मतलब उनका जो एहराम बांधने, मतलब
उनके लिए अलग से पॉइंट था। तो हमने कोशिश की उनके लिए अलग से फैसिलिटी रखने के लिए, और फॉर्म में हमने क्लियरली किया कि आप जो हाँ आप जोफा जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। अब जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो सब जोफा से ही अपना एहराम बांधते हैं, तो हमें पता चलता कि इतने सारे लोग इस कम्युनिटी के हैं, तो उनके लिए स्पेशल फ्लाइट करना। या अगर जम्मू कश्मीर की आप लोग बात करोगे, हमने खुद इस बार मैं खुद जो एकोमोडेशन की टीम है इंस्पेक्शन, उस टीम में मैं गया था, मैंने खुद वहां पे ऑब्जर्व किया, हमने खुद मॉनिटरिंग की, हमने कोशिश की जो पिछली बारी कुछ कमियां रह गई होगी वो इस बार ना रहे। How personally Engineer Ejaz is having a trust, especially with youth, when we talk about the empowerment? देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि किस विजन के साथ आजकल का यूथ आगे जा रहा है? आप भी यूथ में हैं, और उसके बाद जिस तरीके से आपने डिफरेंट राज्य को रिप्रेजेंट किया है, हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट देयर इज एटलीस्ट अ चेंज नाउ? आप एक विजन लेकर, मैं मानता हूं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चेंज आई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के बाद। आपने देखा कितने सारे डेवलपमेंट के काम हुए, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें देखोगे, ऐसे हजारों स्कीमें हैं, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसने कोई ना कोई स्कीम का लाभ लिया होगा। पहले क्या होता था, पहले ये जो स्कीमें होती थी, अगर आवास योजना की आप बात करोगे, जो गरीबों के घर बनाने का काम है, उसमें सीबीआई का केस आज भी चल रहा है। जब एनसी की सरकारें थी, पीडीपी की सरकारें थी, वो अपने जो उनके अपने पर्सनल जो वर्कर्स रहते थे उनके लिए होती थी, लेकिन हमने उस चीज़ को बंद किया, और हमने कोशिश की कि जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो जाना चाहिए। और मैं जब जाता हूँ ग्राउंड पे, तो मुझे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़े खुश नजर आते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसको भी बढ़ाया, और जो हेल्थ कार्ड है वो सबसे बड़ा गोल्डन कार्ड अगर आप देखोगे पूरे देश में गिफ्ट है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई अगर पहले बीमार हो जाता था उसको पहले जमीनें बेचनी पड़ती थी, उसके बाद वो मतलब इलाज करता था, लेकिन आज उनको इलाज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ चेंज आई है। आज यहाँ जो पत्थरबाजी या जो हड़ताल होते थे, उसमें एक जो मेंटल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता था यहाँ के लोगों में, और फिर उनकी मानसिकता भी वैसी बन जाती थी। लेकिन मैं 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कमान संभाली, आपने देखा हर घर तिरंगा। आज कोई ऐसा रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमारे यूथ आगे आ जाते हैं। कल जो घटना घटी आपने देखा, पहली बारी कितने हजारों की संख्या में रैलीज निकले। वही पूछने वाला था कि आप चेंज तो है, मगर इसके साथ साथ जबकि हम सिचुएशन को लेकर बात करेंगे, वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंट टर्मोइल्स एज वेल। हमने कुछ ऐसे हालात भी देखे, सालों बंद रहा, मगर आज जो है शाना बशाना लोग बाहर निकल रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम सबको अफसोस है इस घटना को लेकर। इस सिचुएशन में हमने देखा कि फॉल डाउन एक बिजनेस सेक्टर को भी है, रिवाइव होने में टाइम तो लगेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी या आप लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है। आपका क्या इस पर? देखिए, हमने देखा कल हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब जम्मू आए, और उसने अपील की पूरे देश में कि यहाँ कश्मीर के लोग अपने हैं, और कश्मीरियों यहाँ टूरिज्म के लिए हम लोगों को आना चाहिए। और हम भी हमेशा अपील करते हैं अपने लोगों के साथ कि आप आइए कश्मीर में। ये कुछ चंद अनासिर लोग हैं जो यहाँ पे शांति नहीं चाहते, अमन नहीं चाहते, और जिन्होंने यहाँ मजहब पूछ के यहाँ हत्याएं की। उनका मकसद था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड होना, लेकिन आपने जिस तरीके से संतुष्ट रखा पूरे देश में, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन कश्मीर के लोग भी चुप नहीं रहे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ नाराबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जल से जुलूस निकाले, और कल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके विजय रैलियां भी निकली। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, और पूरे देश को ये समझने की जरूरत है कि कश्मीरी दुश्मन नहीं है, कश्मीरी एक हिस्सा है इस भारत का। हमें अपने भारत की इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो कश्मीर की क्या संदेश रहेगा? क्योंकि लाइव चल रहा है और लाइव ब्रॉडकास्ट में दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। अभी जिस तरीके से हम टूरिज्म को लेकर, क्योंकि मेहमान नवाजी हमारे रग रग में है, आपके एंड से क्या मैसेज रहेगी जो एटलीस्ट कश्मीर के खूबसूरत सैर व तफरी की ओर आना चाहता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ देखिए, कश्मीरी को भी इसके अवलीन फर्ज है कि उनकी जो टूरिस्ट आ जाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए वो लोग काम करें, उनके लिए देख रेख करें, उनको जो कंसर्न पुलिस एक मतलब वैसा एक सिस्टम खड़ा करे ताकि एक टूरिस्ट को लगे कि मैं सेफ हूँ, है ना, क्योंकि सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ साथ में जो हमारी सरकार है, अगर टूरिज्म अभी कम हुआ है, जो टूरिज्म अलाइड के सेक्टर है उनको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। वही मैं बात आपसे डिस्कस करने वाला था। एक ऐसा सेक्टर है जिसने रिसेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया है इसी सेक्टर को लेकर। नो डाउट देयर आर टाइकून्स एज वेल, बट पीपल हैव वेरी लो इन फाइनेंस सेक्टर, जिन्हें 5 लाख रुपए खर्च करके कुछ अभी स्टार्ट किया, अब फॉल डाउन हो गया। क्या कुछ इनिशिएटिव्स? मैं ये मानता हूँ, देखिए जो टूरिस्ट
ऑपरेटर्स है या फिर हमारी सरकार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको जाना चाहिए। बाकी स्टेट्स में एक अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए वहाँ पे, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं आप आ जाइए, आप हमारे हिस्से हैं और आपकी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। Exactly. उस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, जो एनसी की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि एक इंसेंटिव पैकेज यहाँ पे की जानी चाहिए। जो हमारे हाउस बोट ओनर्स हो या हमारे ऑटो रिक्शा वाले हो या हमारे टूरिस्ट कैब वाले हो या फिर होटलियर्स हो, उनके लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। हाँ, इंजीनियर हिजाज हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि स्पेशल कॉन्वर्सेशन में इंजीनियर इजाज हुसैन और साथ ही साथ इनका एक ब्रॉडर विजन और ब्रॉडर विजन के साथ एक संदेश और उसी संदेश के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स काम कर रहे हैं और शाना बशाना कौम को कुछ अच्छा दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमेशा जैसे आपने देखा कि फिलहाल एक एम्पावरमेंट है, तो यूथ की भी एक एम्पावरमेंट है जिसमें एक खूबसूरत मिसाल इंजीनियर एजाज हुसैन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस वाज ऑल अबाउट। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट सेशन पे किसी और जगह पर किसी और शख्स के साथ होगी खूबसूरत बातचीत। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। खुदा हाफिज।